नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 21 मई के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर बात हो रही है राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियों के बारे में। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा सही है। आइए देख लेते हैं इन कथनों को। और पहला कथन है, राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ, स्थगित, राहत, छूट, निलंबित या परिवर्तित कर सकता है। तो यहाँ पर बात हो रही है राज्यपाल के पार्डनिंग पावर की, यानी कि क्षमादान की। आप सभी जानते होंगे कि हमारे संविधान के आर्टिकल 72 में हमारे देश के राष्ट्रपति को क्षमादान का पावर दिया गया है। और उसी तरीके से हमारे संविधान के आर्टिकल 161 में राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। यहाँ पर जब हम इन दोनों के क्षमादान की शक्तियों की चर्चा करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, तो ये पता चलता है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है, उसे स्थगित कर सकता है, उसमें राहत दे सकता है। लेकिन राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड की सजा को ना तो माफ कर सकता है, ना ही स्थगित कर सकता है, ना ही उसमें कोई छूट दिला सकता है। तो आपको याद रखना है कि पार्डनिंग पावर दोनों को दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों की जो क्षमादान की शक्तियां हैं उसमें 2 बहुत ही बड़े डिफरेंस हैं, अंतर है। और पहला मैंने अंतर आपको क्या बताया कि राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। और यहाँ पर जो हमारा पहला कथन है वो कह रहा है कि राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है या फिर उसमें परिवर्तन कर सकता है, यानी कि यहाँ जो पहला कथन है वो गलत है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि राज्यपाल के पास भी पार्डनिंग का पावर है। मैंने आपको आर्टिकल बताया, आर्टिकल 161 के तहत उसे भी क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को लेकर के कोई भी फैसला नहीं ले सकता, उसे माफ नहीं कर सकता। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, राज्यपाल के पास कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी को दी गई सजा को माफ करने की शक्ति नहीं है। तो मैंने आपसे कहा कि पार्डनिंग का जो पावर है, यानी कि क्षमादान की जो शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को दी गई हैं, लेकिन दोनों की शक्तियों में 2 बहुत बड़े डिफरेंस हैं। और पहला डिफरेंस तो यही है कि प्रेसिडेंट जो है वो मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल उसे माफ नहीं कर सकता। और दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रेसिडेंट जो कोर्ट मार्शल के द्वारा दी गई जो सजा है उसे जो है माफ कर सकता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की सेनाओं का प्रमुख हम राष्ट्रपति को मानते हैं, और इसी आधार पर यह कहा जाता है कि अगर कोर्ट मार्शल के द्वारा अगर किसी सैनिक को या फिर सेना से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को कोई सजा होती है तो राष्ट्रपति यहाँ पर उसकी सजा को माफ कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है, उसको राहत या छूट दे सकता है। लेकिन ये पावर जो है राज्यपाल को नहीं दिए गए हैं। राज्यपाल कोर्ट मार्शल के द्वारा दिया गया किसी भी सजा को माफ नहीं कर सकता है, उसे परिवर्तित नहीं कर सकता है, उसमें कोई भी राहत नहीं पहुंचा सकता। तो ये बात आपको याद रखनी है। जबकि हमारा दूसरा कथन कह रहा है कि राज्यपाल के पास कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी को दी गई सजा को माफ करने की शक्ति नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। हमने अभी अभी देखा कि राज्यपाल कोर्ट मार्शल के द्वारा दोषी को दिया गया किसी भी सजा को माफ नहीं कर सकता है, और यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। यानी कि आपका कथन 2 है वो सही है और कथन 1 गलत है। तो यहाँ पर हमें बताना था कि इन कथनों में से कौन सा सही है। और ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर बी है जिसमें लिखा गया है केवल 2, ये इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इससे जुड़ा हुआ एक समाचार भी आज के पेपर में आया है जिसका शीर्षक है स्टालिन अर्जेस प्रेसिडेंट टू रिलीज राजीव केस कॉन्विक्ट्स। तो यहाँ पर तमिलनाडु के नए सीएम एमके स्टालिन के द्वारा प्रेसिडेंट को ये रिक्वेस्ट किया गया है कि जो राजीव गांधी के केस में जिन लोगों को भी फांसी की सजा हुई थी, डेथ सेंटेंस हुआ था, उन्हें छोड़ दिया जाए। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो दोषी हैं वो पहले से ही 30 सालों से ज़्यादा समय से जेल में रह रहे हैं और इस आधार पर जो है राष्ट्रपति को उन्हें माफ कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये न्यूज़ है, इसे जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा।
आइए अब दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा A76 है, यानी कि आपको बताना है कि A76 क्या है। तो पहले समझ लेते हैं A76 क्या है और उसके बाद हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। यहां पर एक न्यूज आया आज के पेपर में कि वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम अंटार्कटिका से ESA। ESA का यहां पर फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यहां पर न्यूज है कि दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग वो अंटार्कटिका से टूट गया है। और यहां पर ये जो आइसबर्ग है इसका नाम दिया गया है A76। तो जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं, ये एक सैटेलाइट इमेज है और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर रोने आइस सेल्फ है, अंटार्कटिका का रोने आइस सेल्फ। और यहां पर A76 जो आइसबर्ग है आपको दिख रहा होगा, ये एक छोटा सा खंड यहां पर जो टूट करके अलग हो गया है और इसी आइसबर्ग को नाम दिया गया है A76 का। यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो ये आइसबर्ग जो है विडल सी में फ्लोट कर रहा है। और अगर हम इसके एरिया को देखें तो इसका एरिया है 4320 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर हम इसे कंपेयर करें प्रिंस एडवर्ड आइलैंड से तो ये लगभग उसके बराबर है। तो एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग जो है वो अंटार्कटिका में टूटा है रोने आइस सेल्फ से, और इसी को नाम दिया गया है A76 आइसबर्ग का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है इसका नाम क्या है। और यहाँ पर बताया गया इस न्यूज़ में कि आइसबर्ग का जो लंबाई है वो 170 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर है और इसका जो टोटल एरिया है जैसा कि हमने कहा 4320 किलोमीटर है। और ये जो है अब फ्लोट कर रहा है वेडल सी में। इसके पहले जो है A23A नाम से जो एक आइसबर्ग था वो सबसे बड़ा आइसबर्ग माना जाता था। याद रखिएगा कि A76 के पहले जो सबसे बड़ा आइसबर्ग था उसका नाम था A23A और इसका जो एरिया था वो 3880 किलोमीटर था और ये लगभग वहां पर 1986 से ही तैर रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, एग्जाम में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। और यहां पर आपको नाम याद रखना है उस आइसबर्ग का जिसका नाम है A76। अब आइए देख लेते हैं अपने ऑप्शन को। और यहां पर पूछा गया था कि हाल ही में चर्चा में रहा A76 क्या है, और यहां पर आप देखोगे ऑप्शन नंबर C जिसमें कहा गया है कि रोने आइस सेल्फ से टूटकर अलग हुआ एक बड़ा हिमखंड यानी कि आइसबर्ग, और ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से इस न्यूज को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले दोनों कथनों को देख लेते हैं। और यहाँ पर पहला कथन है, समशीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से अधिक तीव्र वर्षा होती है। तो अभी अभी हमारे देश में एक साइक्लोन तबाही मचाते हुए गुजरा है और इसी को लेकर के इस क्वेश्चन को बनाया गया है। और पहला जो कथन है जिसमें कहा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात समशीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में अधिक वर्षा कराते हैं, तीव्र वर्षा कराते हैं, ये कथन सही है। आप सभी जानते होंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जिनकी गति औसतन 28 से 32 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन इनका जो गति है वो बहुत ही तेज भी हो सकता है, 120 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के बीच में भी जा सकता है और इनके द्वारा जो है भारी वर्षा कराया जाता है। इन्हीं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हिंद महासागर में साइक्लोन या चक्रवात के नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जानते हैं, कैरेबियन सागर में हरिकेन के नाम से जानते हैं, पूर्वी चीन सागर में टाइफून के नाम से जाना जाता है और जापान में टाइसू के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वे समशीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में अधिक और तीव्र वर्षा कराते हैं, यानी कि पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंद समदाब रेखाओं से घिरे होते हैं, जबकि समशीतोष्ण चक्रवात की समदाब रेखाएं आमतौर पर दीर्घभूत होती हैं, यानी कि फैली होती हैं, एलोंगेटेड होती हैं। तो ये कथन भी सही है। अगर आप उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विशेषता के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिए हैं जिसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर जो समदाब रेखाएं होती हैं
वो अल्पसंख्यक और वृत्ताकार होती हैं, जिसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो घिरी हुई होती हैं। और अगर हम शीतोष्ण चक्रवात की बात करें तो यहाँ पर जो समदाब रेखाएं हैं वो वी आकार की होती हैं, जिसे वहाँ पर कथन में दर्शाया गया है। यानी कि आपका जो कथन 2 है वो भी सही है। और हमें ये बताना था कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो हमने देखा कि दोनों के दोनों कथन सही हैं और इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों का दोनों कथन सही है। तो जो इंपॉर्टेंट जानकारियां मैंने आपको यहाँ पर दी हैं उसे जरूर एक बार ध्यान में रखिएगा। मैंने ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनके नामों को बताया है कि किस किस जगह पर इन चक्रवातों को किस किस नाम से बुलाया जाता है, ये भी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तरी समुद्र मार्ग यानी कि नॉर्दर्न सी रूट के लाभ हैं। और यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि उत्तरी समुद्री मार्ग के लाभ क्या हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये दो नॉर्दर्न सी रूट है, जिसे हम हिंदी में उत्तरी समुद्र मार्ग कह रहे हैं, ये क्या है। यहाँ पर इस मानचित्र में आपको देखने को मिलेगा रेड कलर से दिया हुआ एक सी रूट, जिसे हम नॉर्दर्न सी रूट के नाम से जानते हैं, जो कि अलास्का से नॉर्वे तक फैला हुआ है। ये पूरा का पूरा जो रेड लाइन का सी रूट है उसे हम नॉर्दर्न सी रूट यानी कि उत्तरी समुद्री मार्ग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग सी रूट है वो आपको ब्लू कलर में देखने को मिलेगा। ये जो आपको ब्लू कलर में सी रूट देखने को मिल रहा है वो अभी जो एग्जिस्टिंग सी रूट है उसकी जानकारी दे रहा है, और जो रेड कलर में जो आपको सी रूट दिख रहा है वो नॉर्दर्न सी रूट के बारे में जानकारी दे रहा है। और यहाँ पर जो पहला कथन कहा जा रहा है कि यह संभावित रूप से पूर्वी एशिया और पश्चिमी यूरोप के बीच की दूरी को कम कर सकता है। अगर हम इस कथन को देखें और अगर हम मैप से इसे मिलाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो कथन कह रहा है वो बात बिल्कुल सही है। अगर आप रेड रूट को देखोगे यानी कि नॉर्दर्न सी रूट को देखोगे तो ये जो एग्जिस्टिंग सी रूट है जो कि ब्लू कलर से दिखाया गया उससे काफी छोटा है। तो जो यहाँ पर बात कही जा रही है कि ये जो रूट है उससे पूर्वी एशिया और पश्चिमी यूरोप के बीच का दूरी कम हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर दूसरा कथन कहा जा रहा है कि इससे परिवहन में लगने वाला समय में पर्याप्त कमी आ सकता है। तो अगर ये रूट छोटा हो जाएगा जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है तो आपका जो समय है दूरी को तय करने में वो भी कम लगेगा और यहाँ पर खर्च भी बचेगा। और इसी को यहाँ पर कथन 2 में कहा जा रहा है कि इससे परिवहन में लगने वाला समय में पर्याप्त कमी आ सकती है, यानी कि यहाँ पर जो कथन 2 है वो भी सही है। तीसरा कथन है, यह बीमा लागत और सुरक्षा संबंधी क्षतिपूर्ति में वृद्धि कर सकता है। तो ये बात गलत है। और यहाँ पर जो आपके विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों को अगर हम देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी समुद्र मार्ग का लाभ है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो पहला और दूसरा कथन है वो सही है, वो इसके लाभ हैं। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है कि नॉर्दर्न सी रूट जो अभी चर्चा में है वो है क्या। मैंने मैप में आपको समझाने का प्रयास किया है कि ये नॉर्दर्न सी रूट कहाँ से होकर के गुजरता है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज़ भी आया है अखबार में, और न्यूज़ है यूएस रसिया एट ओट्स ओवर मिलिट्री एक्टिविटी इन आर्कटिक। तो आर्कटिक में यूएस और रसिया के बीच में भी तनाव बढ़ रहा है। यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि रसिया ने हाल में ही आर्कटिक काउंसिल के चेयरमैनशिप को ग्रहण किया है, और इसके बाद से ही यहाँ पर यूएस और रसिया के बीच में तनाव दिख रहा है। रसिया जो है ये जो पूरा का पूरा नॉर्दर्न सी रूट है उसको कंट्रोल करना चाहता है, और इसको देखते हुए जो यूएस है, नेटो है, नॉर्वे है और बहुत सारे और देश हैं वो यहाँ पर आशंकित है कि कहीं रसिया इस रूट का सैनिकरण ना कर दे, वहां पर वे अपना प्रेजेंस ना बढ़ा लें। और इसी को देखते हुए यूएस और रसिया के बीच में भी इस क्षेत्र में तनाव दिख रहा है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है और इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को बनाया गया था, जिसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि 2013 में आया था, और क्वेश्चन है पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी यानी कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को हस्तांतरित होने देता है। पहला ऑप्शन है पौधों की विभिन्न प्रजातियों में, दूसरा है जानवरों से पौधे में,
तीसरा है सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। और यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बात हो रही है आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो जीनों का जो हस्तांतरण होता है वो पौधों से पौधों की विभिन्न प्रजातियों में भी हो सकता है, जानवरों से पौधों में भी हो सकता है, और सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में भी हो सकता है। यानी कि जो यहाँ पर तीनों कथन दिए गए हैं वो तीनों के तीनों में यहाँ पर ये काम किया जा सकता है। और इसी के आधार पर अगर देखा जाए तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3। तो 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों के तीनों यहां पर सही हैं। आइए अब आज के फैक्ट ऑफ द डे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या इसके काम है और कब और किसके आधार पर इसे बनाया गया था। तो यहाँ पर जान लेते हैं इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। तो जैसा कि मैंने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नाम से ही आपको समझ में आएगा कि जो अधिकार होते हैं बालकों के उसको संरक्षित करने के लिए इसे बनाया गया था। और बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में इसे स्थापित किया गया। तो ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और जिस अधिनियम के आधार पर हुई थी उसका नाम भी आपको याद रखना है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। और दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। तो आपको यह भी याद रखना है कि ये जो आयोग है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें, कितने सदस्य इसमें होते हैं, तो आइए इसके बारे में ही बातें कर लेते हैं। तो इस आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा कि इस आयोग में एक अध्यक्ष और इसके साथ साथ 6 अन्य सदस्य होते हैं। और इन सदस्यों में कम से कम 2 महिलाएं होनी ही चाहिए, यानी कि जो 6 अदर मेंबर हैं उसमें से कम 2 जो हैं वो महिलाएं होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। और इस तरह से इस आयोग का गठन किया जाता है। इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। और आयोग में सेवा करने की अधिकतम आयु अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष और सदस्यों के लिए 60 वर्ष है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो भी यहाँ पर सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति, उनका टर्म 3 सालों का होता है। और यहाँ पर अगर आप रिटायरमेंट का एज पूछा जाए आपसे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अध्यक्ष का जो एज है वो 65 ईयर मैक्सिमम हो सकता है, यानी कि वे 65 ईयर तक यहाँ पर काम कर सकते हैं, आयोग में काम कर सकते हैं। और सदस्यों के लिए जो रिटायरमेंट एज है वो 60 साल 60 ईयर। अगर हम इसके कामों की बात करें तो नाम से ही समझ में आता है कि इसका काम क्या होगा। तो आयोग का काम यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में निहित बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हों। यानी कि हमारे देश में जो भी कानून बनाई जाती हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, जो योजना बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे जो योजनाएं हैं वो हमारे संविधान में दिए गए बालकों के अधिकार के अनुरूप होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन में जो चाइल्ड राइट यानी कि बाल अधिकारों के ऊपर जो चर्चा की गई है उसके भी अनुरूप होने चाहिए। यहाँ पर अगर हम आयोग के कार्यों की बात करें तो यह बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है, ऐसे मामलों में कार्रवाई की शुरुआत की अनुशंसा कर सकता है। यह बाल अधिकारों की सुरक्षा की जांच, समीक्षा करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय की अनुशंसा भी कर सकता है। तो बालकों से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, जो भी उनके अधिकार हैं, जो भी उनके लिए कानून बनाए गए हैं, उन सभी की समीक्षा करना, उसको सही तरीके से देश में लागू करवाना, कहीं पर भी अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसका संज्ञान लेना और उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में जानना और कार्रवाई की अनुशंसा करना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है जो कि हमारे देश में जो चाइल्ड राइट हैं,
जो बालकों के अधिकार हैं उसकी रक्षा के लिए यहाँ पर बनाया गया है। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। अगर आपको ये डेली क्विज अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।